अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या जानते हैं, ठीक है। इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं, स्पेन से लिए हैं। फिर है कि ये ऐसे दिशा निर्देश भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेशों, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उदार व्यक्तिवादी समाजवादी विचारधारा के बीच में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक, क्या चीज़, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए आप, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, ठीक है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी के विचारों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। समाज का समाजवादी ढांचा, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को प्राप्त किया जा सकता है इसे ना समाजवादी ढांचे से। भारत से पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से हटा दिया, ऐसा भी नहीं है। जातिवादी व्यवस्था को हटा दिया, ऐसा भी नहीं है। जमींदारी, ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए कि अब वर्णन कैसे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस प्रकार से है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अंदर 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन वैसे ये 3 प्रकार का होता है ना, कि सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत यानी उदारीकरण वाले गांधी जी से संबंधित कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित और अन्य कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंदर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, ताकि ये सारा चीज़ें आ जाए, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बड़ी संख्या में समाजवादी प्रकृति के सिद्धांत हैं, जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लोगों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्पित है। क्या सिद्धांत है उनको देखते हैं। नंबर 1, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। पहला पॉइंट क्या है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन में सभी संस्थाओं में क्या हो, परिलक्षित हो। दूसरा है कि अनुच्छेद 39, कौन सा, अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि राज्य विशेष अपनी नीतियों को निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, ऐसा नहीं है, सबको रोजगार उपलब्ध करवाना पहली चीज़। दूसरा क्या है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण कि सबकी भलाई के लिए व्यवस्थित करना। तीसरा है कि आर्थिक विकास का प्रबंधन इस प्रकार हो कि संपत्ति कुछ हाथों में संकेंद्रित नहीं हो, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है कि संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। सभी कामगारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति की रक्षा करनी चाहिए। बचपन और युवा शक्ति को शोषण से बचाना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, फिर इसके अंदर कह रहा है आर्टिकल 42 कि राज्य कार्य के लिए स्वच्छ वातावरण और प्रसूति सेवा की व्यवस्था करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ पे खिड़कियाँ होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए कुछ होना, पंखे लगे हुए होने चाहिए, यानी काम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था, यदि मान लेते हैं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है, प्रसूति है, तो उसको है ना संस्थागत प्रसव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सारी चीज़ें, यानी उनके सेवा, डॉक्टर, देखभाल, ये सारी। जैसे अभी राज्य केंद्र सरकार एक स्कीम चला रही है माँ, तो ये इसी से संबंधित है। ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं साथ में आंसर के तौर पे। फिर है अनुच्छेद 43, कह रहा है कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए आजीविका एवं रहने का स्तर प्रदान करेगा, अच्छा स्तर। जबकि आर्टिकल 43A कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा कि श्रमिकों की उद्योगों, देखो सीधी सी बात है,
कि आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करो। ठीक है, 43A क्या कहता है कि जो प्रबंधन है उस प्रबंधन में सबकी सहभागिता हो। और आर्टिकल 43B क्या कहता है, सहकारी कोऑपरेटिव सहकारी समितियों की स्थापना की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लीजिए। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। तो गांधीवादी सिद्धांत क्या है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी एक नेता और मार्गदर्शक के रूप में मुख्य शक्ति थे। उनका जनसाधारण तथा संविधान निर्माताओं पर बहुत ज़्यादा गहरा असर था। तो उनके महत्वपूर्ण कौन से हैं? राज्य स्थानीय शासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा आर्टिकल 40 के तहत, यानी ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा 43। ठीक है, और एक या 43B भी है ना, गांधीवादी सिद्धांत है, सहकारी समिति की स्थापना, सहकारी समिति की स्थापना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है ना। फिर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 45 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, इस प्रावधान को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संशोधित किया गया और अब राज्य है ना शिशु की देखभाल तथा 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 21 में डाल दिया, यानी हमने इसको क्या कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर अनुच्छेद आता है 46 क्या कहता है कि राज्य कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को उनके बढ़ावा देगा, विशेष तौर पे एससी एसटी ओबीसी के लिए। फिर 47 क्या कहता है कि राज्य जन स्वास्थ्य को सुधारने, मादक द्रव्यों, स्वास्थ्य के हानिकारक ड्रग्स के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। तभी तो जैसे पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, ड्रग्स की बिक्री होती है, तभी तो आम आदमी पार्टी सरकार है ना बोला कि हम ड्रग्स को बंद कर देंगे, इसीलिए तो वो सरकार में आ गई। 48 क्या कहता है कि राज्य गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांतियों से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं। तो देखो, विश्व युद्ध की समाप्ति के 1 वर्ष बाद भारत संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और हमारी संविधान सभा के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि स्वतंत्र भारत की सरकार विश्व शांति और सुरक्षा को सक्रिय योगदान देगी। संविधान का अनुच्छेद 51 ये उद्घोषित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापना में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा, अन्य देशों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधि के दायित्वों का आदर करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेगा। ये पूछा जा सकता है, ओनली आर्टिकल 51 ही पूछा जा सकता है। ये चारों पॉइंट जो लिख के आएगा उसको 2 में से 2 नंबर भी मिल जाते हैं। अब आगे है कि विविध नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, तो उनको देखते हैं। विविध में क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के चौथे वर्ग में कुछ सामान्य है। जैसे 44 क्या कहता है कि राज्य है ना सिविल संहिता को लागू करने की बात करेगा, समान नागरिक संहिता। 48 ये कहता है पर्यावरण सुधारने की बात करेगा। 49 कहता है कि स्मारक और ऐतिहासिक कलात्मक स्थान है उसकी रक्षा करेगा। देखो, सार्वजनिक संपत्ति, एक होता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और एक होता है स्मारकों की। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है ये तो मौलिक कर्तव्य है, क्या है, और जो स्मारक है वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। फिर है 50 के अंदर राज्य और में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी। ठीक है, शक्ति पृथक्करण की बात कर रहा है। अब आ रहा है कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान, जैसे 39 है सभी राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधारने का निर्देश देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मेरे हिसाब से इनको याद कर लीजिए। फिर आता है कि 44वें संविधान संशोधन में 38 के खंड 2 को जोड़ा गया। राज्य आय में असमानता को कम करने के लिए
विशेष रूप से प्रयास करेगा। हैसियत, सुविधाओं, अवसरों में असमानता को न केवल व्यक्तियों अपितु समूह के बीच में समाप्त करने का प्रयास करेगा। फिर है ना आर्टिकल 48, आर्टिकल क्या, संविधान संशोधन 44 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इस अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बाधा समझा जाता था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा पक्षधर था, तो महात्मा गांधी थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को क्या बनाने का प्रयास है, लोक कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से किस में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य एवं समान वेतन का प्रावधान है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में है, आर्टिकल 39 के अंदर है। ठीक है, फिर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज स्थापना, आर्टिकल 40 है। ठीक है, ये देखो सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी याद कर लीजिए प्री के हिसाब से। फिर आगे क्या है, अगला देखते हैं कि मौलिक अधिकार, ये मैंने मेंस में क्वेश्चन दिया था आपको टेस्ट सीरीज में, कि मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में ही संविधान की अनिवार्य विषय थे, लेकिन लंबे समय तक दोनों के बीच विवाद बना रहा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाने पड़े। हम इसके अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। इसके तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट इसके तहत हाई कोर्ट जा सकता है। फिर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि वो राज्य पर क्या लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। इसके विपरीत यहाँ सकारात्मक है, वे कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य का कर्तव्य घोषित करते हैं और राज्य को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, चौथा अंतर हो जाएगा भाग से संबंधित। एक संविधान के भाग 3 में है तो एक 4 में है। पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, आर्टिकल से संबंधित। एक आर्टिकल 12 से 35 तक है तो एक आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, छठा अंतर कौन सा हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया, ठीक है, और इनको आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 6 अंतर याद कर लीजिए आप, महत्वपूर्ण है ना। फिर आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। संविधान के लागू होने के बाद से 3 दशकों तक एक लंबा विवाद चलता रहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में यदि टकराव की स्थिति हो तो प्राथमिकता किसको दें। यदि दोनों में ना टकराव आ जाए तो प्राथमिकता किसको दें। तो भूमि सुधार, बैंक राष्ट्रीयकरण और सरकार के अनेक ऐसे प्रावधान थे जो अदालतों में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। कैसे अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन मूल अधिकार है तो अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार क्या जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करना चाह रही थी, भूमि सुधार करना चाह रही थी, तो वो संपत्ति को हड़प के दूसरों को देना चाहती थी। तो इसकी वजह से लोग कोर्ट में जाने लगे, तो यहीं से विवाद शुरू हो जाता, 1951 से ही विवाद शुरू हो जाता इससे संबंधित। फिर कहता है कि संपत्ति का अधिकार था किसके अंदर, सबसे अनुच्छेद 31 के तहत, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। कुछ समय तक न्यायालय के विरोधाभासी निर्णयों और सत्ताधारी वर्ग की मजबूरियों को मामलों को सुलझा दिया गया। 1976 में 1967, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे आप लिखिए 1967। ठीक है, गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो 1951 में जो शंकरी प्रसाद वाद था उसने बोला कि किया जा सकता है, तो उस निर्णय के विरोध में था। फिर 1973 में केशवानंद भारती वाद आता है,
तो उसमें है ना गोलकनाथवाद के निर्णयों को पलट दिया जाता है और कहते हैं कि संसद संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु इसके बुनियादी या मूल ढांचे के सिद्धांत को परिवर्तित नहीं कर सकती है। और इसी को आधार मानते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और इस कदम से संसद ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की राह में जो बाधा थी वो दूर हो गई। और 1980 में जो मिनर्वा मिल्स का केस आता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः इस बात पर बल दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यद्यपि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार परस्पर विरोधी नहीं है, परंतु वे अलग दिखाई देते हैं, फिर भी उनके बीच टकराव हो सकता है। विशेष रूप से जब नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं तो इन प्रयासों से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसे सीमित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन अंतरों के बावजूद भी मौलिक अधिकार ये दोनों आपस में क्या है, निकट संबंध है, वे एक दूसरे के पूरक है और संपूरक हैं। और संविधान की प्रस्तावना में जो घोषित लक्ष्य है और आदर्श है उसको मूर्त रूप देने में दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र को बनाते हैं, लेकिन इस राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का लागू करना अनिवार्य है, जिसके कारण क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति है, लेकिन इसके पीछे जनमत की शक्ति है। वे देश के शासन के लिए मौलिक है और इसके लिए कोई लोकतांत्रिक सरकार अवहेलना नहीं कर सकती है, कोई भी नीति निर्देश। इस प्रकार से ये भी एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि क्या संबंध है, तो ये महत्वपूर्ण है। एक तो चंपकम केस आता है, उसमें कहते हैं कि दोनों है ना पूरक है। एक आता है मिनर्वा मिल्स में भी कहते हैं कि ये पूरक है। ठीक है, दो केस याद रखना। देखो क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, तो पहला सत्य है। लोग नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू न्यायालय में अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय है, सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, पहले था अब नहीं है, अब कानूनी अधिकार है। संसद संविधान में संशोधन के माध्यम से आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये सही है। 1973 केशवानंद भारती वाद, पिछली 2021 के अंदर केशवानंद जी की डेथ हो गई थी, ये मठाधीश्वर थे, तो हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन, तो कौन कौन सा क्रियान्वयन। कभी कभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि वो न्याय संगत नहीं है, बेकार है, ये नैतिक धारणाएं हैं जिनको क्रियान्वित करना पूरी तरीके से सरकार के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन हम पिछले 60 वर्षों की जो हमारे सरकारों की कार्यप्रणाली को देखें तो हम बारी बारी से आने वाली सरकारों ने इनके लागू करने का क्या किया, प्रयास किया। जैसे 31 को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के उद्देश्य से एक नया क्वेश्चन है ना, मेंस के हिसाब से ये बन सकता है मेरे हिसाब से, और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जिस दिन भी बनेगा उस दिन सबकी लंका डूब जाएगी। ठीक है, जैसे भूमि सुधार के लिए हमने कृषि प्रधान देश है, भौतिक संसाधन है, तो ये सारी चीज़ें हम भूमि सुधार के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम लेके आए कि इतना मिलना चाहिए। 1992 में 73वां संविधान संशोधन से हम 40वें उल्लेखित संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया और ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम पंचायत समिति ये इसको लेके आ गए, स्थानीय स्वशासन को। फिर हम आर्टिकल 43 के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या, ग्रामीण उद्योग बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, कोयर बोर्ड इत्यादि की स्थापना की। आर्टिकल 45 के तहत हमने 2009 में एक्ट बनाया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बना दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई मेरे हिसाब से तो। फिर हमने विभिन्न कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, महात्मा गांधी 2006 रोजगार गारंटी योजना। हमने क्या है कि 47 की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन उठाने का प्रयास किया। जैसे गांव के यदि 100% मतदाता बोल दे कि यहाँ पे शराब नहीं बिकनी चाहिए तो वहाँ पे सरकार बंद कर देती है। फिर महिलाओं एवं बच्चों के लिए हमने क्या किया, मिड डे मील शुरू किया, एकीकृत पोषण आहार योजना और पोषण योजना ये सारी शुरू की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा मिशन, अब नई वाली स्कीमें जोड़ दो ना, चिरंजीवी जोड़ दो, नए नए एग्जाम्पल जोड़ो, आयुष्मान भारत योजना, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना को ही तो लागू करती है।
संविधान की कार्यप्रणाली और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति का अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से हम ये देख कितने अच्छी तरीके से है ना आपको है ना निष्कर्ष भी बता रहा है ये देखो एक अच्छा निष्कर्ष हो सकता है कि हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कानून और नीतियाँ बनाते समय ये सिद्धांत हमेशा उपयुक्त महत्व एवं प्राथमिकता दी गई। कुछ सिद्धांतों को अक्सर लागू किया गया, कुछ में कर बदलाव उन्हें लागू कर दिया गया। हालांकि अभी भी विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कमी है। कितना एकदम बेहतर है ना इसका निष्कर्ष हो सकता है मेरे हिसाब से। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। वास्तव में लोगों को पता ही नहीं है लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो इसलिए रिच कंटेंट है, इसको पढ़ें। और अब देखो यहाँ क्या है कि 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय, देखो ग्राम स्तर, गांव में सरपंच वे पचापण ब्लॉक आवे और ब्लॉक रे महीना अपन प्रधान जी बैठे, पचावे जिला परिषद और जिला परिषद रे महीना अपन बैठिया करे जिला प्रमुख बैठिया करे। ठीक है, बार चुनाव ये आपने पता ही होला। संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया। पारित कब किया? 2006 में पारित किया है ना, याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष, कितने से? 6 से 14 वर्ष 2002 में किया गया। ठीक है, अब उसको है ना पूरा है ना वापस संक्षिप्त में बताया हुआ है। अब आपको है ना क्वेश्चन क्या लिखना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन क्या वे न्याय संगत है, सिद्धांतों का वर्गीकरण करें। मेंस के क्वेश्चन ये सारे मेंस, ठीक है, जिसको भी लिखना है भाई लिखिए। सामाजिक आर्थिक समानता के लक्ष्य के 4 बताओ कैसे हैं, गांधीवादी सिद्धांतों के 4 बताओ, मौलिक अधिकार इनमें अंतर क्या है, भारत में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने इनको प्राथमिकता दी है, पक्ष में तर्क दो, वो सारे पॉइंट गिनाने पड़ेंगे। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के क्रियान्वयन के सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, भारत जैसे गरीब देश में सामाजिक आर्थिक न्याय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुकाबले वरीयता मिलनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं और अपने तर्क दीजिए। मेरे हिसाब से जिस दिन ये आएगा बाउंसर होगी। ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये बाउंसर है। ओके, फिर पीसीएस वाला को है ना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को। और आरएस प्री से संबंधित आरएस प्री 2022 जल्दी न्यू वैकेंसी आने वाली है, इससे संबंधित जो प्री की टेस्ट सीरीज़ है ये शुरू हो चुकी है, 2 टेस्ट हो चुके हैं और इसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये है। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है 9205405301 पे संपर्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।